MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का सर्वनाश तय है और सर्वनाश होगा आज नहीं कल। लेकिन अफगानिस्तान ने कह दिया है, अगर पाकिस्तान नहीं माना तो जल्द ही हम उसका भूगोल बदल देंगे। दिखाते हैं आपको पहली तस्वीर भारत के जवानों की। हिंद की सेना ने कह दिया है 2 घंटे चाहिए, सुनवाइए जरा। घंटे मंजूरी सानू दे सरकार, वेखिया नहीं गुस्सा साडा वेखिया प्यार, धुआं धुआं कर दांगे वैरी दा मुल्क, 2 घंटे मंजूरी सानू दे सरकार, धुआं धुआं। देखा आपने कैसे भारतीय सेना ने कहा 2 घंटे धुआं धुआं पाकिस्तान हो जाएगा। पूरी खबर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान आर्मी ने पाक की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी और अफगानिस्तान ने कह दिया इस बार आर या पार की लड़ाई है। सुनिए जरा कैसे प्लान बना रही है अफगानिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान इस्लामी इमारत مشروعیت کشال منزیوسی قوات‌های دوست کندک دوم و چولای دوم پیاده در این عملیات محاربه‌ای سهم گرفته. این عملیات توسط چولای دوم پیاده در این ساحه عملیاتی اجرا می‌گردد. वजीफा चौलाई दुओं प्यादा क्या ये अफगानिस्तानी आर्मी की तैयारी है। मैं आपको दिखाता हूं, पाक सेना के पोस्ट पर जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक प्लान बना लिया है। अब मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने हमला किया है और 20 से ज्यादा पाक सैनिकों को ढेर कर दिया गया। देखिए आप कैसे अफरा तफरी का माहौल है वहां पर अफगानिस्तान के हमले के बाद। Vamos, देखा आप, यानी मीर अली में सैन्य चौकी पर हमला किया गया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जहां पर दावा है कि अफगान ने आत्मघाती हमला कर 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। दिखाइए जरा। देखा दर्शकों, लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, अफगानिस्तान हमले कर रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त मातम मचा हुआ है। पाकिस्तानी डर गए हैं, कांप रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं। सुनवाइए जरा। देखा दर्शकों आप, पाकिस्तान में अफगानिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तानी रोकर पूरी कहानी सुना रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहा है पाकिस्तानी। भाइयों पे गोलियां, ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां चला दी हैं। लाशें पड़ी हुई हैं मुरीद के अंदर। TLP के ऊपर जो जुल्म किया है ना, मरियम अपनी औलाद से भुगतोगी, मोहसिन नकवी अपनी औलाद से ये जुल्म को पे करोगे। तुमने पाकिस्तानियों को मारा है, तुमने नेते मुसलमानों को गोलियां चलाई है, मारा है। खुदा तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करे मोहसिन नकवी, मरियम खुदा तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख दे। इतना जुल्म यार पाकिस्तानियों, इनकलाब का वक्त है। सुना, पाकिस्तानी 2-2 फ्रंट पर परेशान हो गए। मिसाइल का मूवमेंट और ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान पर चढ़ाई पूरी तरह से की है और अत्याधुनिक हथियार के साथ
पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए अफगानिस्तान आ गया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं अफगानिस्तान ने जो मिसाइल टेस्ट किया है। दावा यह कि 400 किलोमीटर जाता रेंज है इसकी, और ये अफगानिस्तान की तरफ से ही दावा किया गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का वो युद्ध जो और भीषण, विनाशक और विध्वंसक होने वाला है। अफगान लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है, जब तक पाकिस्तान का भूगोल नहीं बदल देंगे हमले होते रहेंगे। और इसी हमले के बाद मुल्ला मुनीर गायब हो चुका है। बॉर्डर पर सैनिकों को भेजकर खुद कोप भवन में चला गया है, क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, मुनीर का इंतजार पाक विद्रोहियों को भी है, जिस पर मुनीर की सेना ने गोलियों की बौछार की थी। यानी पाकिस्तान अब दो फ्रंट पर घिर गया है। सुना आपने दर्शकों, दो फ्रंट पर पाकिस्तान घिर गया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पाकिस्तान के लिए सर्वनाश होने वाला है। पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। अफगानियों के हमले में पाक को भारी नुकसान हुआ है दर्शकों, जिसके बाद शहबाज और मुनीर युद्ध विराम के लिए बेचैन हो गए हैं। दोनों मुल्कों के बीच 48 घंटे का संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन इसकी मियाद पूरा होने से पहले ही पाक पर हमले होने लगे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान फिर से हमले की तैयारी में है। आज रात अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो सकती है और इसे लेकर पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट भी शुरू हो गया है। लेकिन अफगान के लड़ाके भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जवाबी हमला कंधार चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर हुआ है। अफगानी सेना ने स्पिन बोल्डक चेक पॉइंट पर कब्जा जमा लिया है और इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दे दी है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट जैद हामिद कह रहा है, अब वही करना पड़ेगा जो तुर्की ने सीरिया और इराक में किया था। आप सोचिए, पाकिस्तान में लाशें हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान धमकी दे रहा है। सुनिए जरा कैसे धमकी दी जा रही है। देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ, अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते, ना हमें करने देते, ना मिलकर करते, ये बकवास नहीं चलेगी। हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। और अब हमें कह देना चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहाँ पर बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहाँ पर हिट करें उनको, और उनको क्लियरली बता दें कि हम 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से जरूरी है। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं और इनकी कई बातें सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए, पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि जमीन पर पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान की सेना, और जो 48 घंटे का टाइम मिला है वो इसलिए मिला है, देख रहे हैं आप, रिफ्यूजी कैंप पर हमले का दावा किया गया है। और ये दावा बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तानी जब आगे बढ़ रहे हैं तो अफगानिस्तान ने हमला कर दिया और एक टैंक को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए आप, अफगान के लड़ाके और टैंक जलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा दर्शकों आपने, यानी टैंक से गोले दागे गए और पाकिस्तान के टैंक का परखच्चा उड़ा दिया। आप इधर
दावा किया जा रहा है कि भारत की सीमा जो है, जहां पाकिस्तान के हथियार है, आर्टिलरीज है, उसे डिप्लॉय कर दिया है डूरंड रेखा की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान का बड़ा मूवमेंट देखा जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, ये तो आप टैंक की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं उससे आपको सहज अंदाजा हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बलूचिस्तान में हलचल तेज है, हमले की तैयारी की जा रही। फुल फ्रेम दिखाइए। ये आर्टिलरीज हैं जिनका मूवमेंट देखा गया है और दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा हमला हो सकता है, दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में आपको लग रहा होगा मुनीर कहां गया, ना कोई बयान दे रहा है, ना कुछ बोल रहा है। क्या मुनीर छिप गया है? दर्शकों, दावा किया जा रहा है अफगान के हमले से मुल्ला मुनीर खौफ में आ चुका है। यही वजह है कि युद्ध विराम के लिए वो दोहा में एक बैठक बुलाई, लेकिन अफगानिस्तान युद्ध विराम के पक्ष में है ही नहीं और युद्ध विराम के दौरान भी पाक पोस्ट पर हमला कर रहा है, जिसमें अब तक कई पाक सैनिकों की मौत हो चुकी है, जैसा हमने आपको दिखाया। अफगानिस्तान के निशाने पर फील्ड मार्शल मुनीर आ गया है। अफगान का दावा है कि मुनीर के इशारे पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में आम इंसानों को मुनीर की सेना निशाना बना रही है और यही दावा पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहा है। फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए मुनीर के इशारे पर काम करते हैं। फजलुर रहमान ने कबूल कर लिया है, पहले घर के अंदर हालात ठीक करने होंगे। अफगानिस्तान पर हमले से पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सिर्फ अफगान ही नहीं, अब घर के अंदर भी मुनीर पिटने वाला है और मुनीर के खिलाफ वहां के मौलाना भी लोगों को उकसाने में लग गए। यानी एक तरफ अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ है पाक मौलाना। इसलिए हम कह रहे हैं, क्या मुनीर बेमौत मारा जाएगा? सुनिए जरा पाकिस्तान में कैसे विरोध हो रहा है। अपने पॉलिसियों पे नजरसानी करो। मुल्क में अगर मुसल्लह गिरोह फिर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो मुसल्लह गिरोह मौजूद हैं और जाते हो अफगानिस्तान में बमबारी करने के लिए तो दरूने दर्ज कर दी कि बैरून खाना आई तो नई नई बातें बनाना और मासूम बनकर जंग के लिए जवाब फराहम करना। अब वो वक्त गुजर चुका है। 40 साल 45 साल से लोग आपको इसी तरह देख रहे हैं। आप हमेशा मजलूम होते हैं, आप हमेशा मासूम होते हैं, आप हमेशा हक पर होते हैं। उसके बावजूद हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे? आप पीछे क्यों जा रहे हैं? लेकिन दर्शकों, आपको समझना होगा, पाकिस्तान दो फ्रंट पर उलझा हुआ है। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमने बात की कर्नल दिनेश नैन से, सुनवाते हैं आपको। ये 48 घंटे का जो सीज फायर तालिबान और पाकिस्तान के बीच था, ये देखा जाए तो दोनों तरफ से ये आंख मिचौली का गेम था। तालिबान ने भी बड़ी भारी मात्रा के अंदर हमवीर से लेकर के आर्मर्ड व्हीकल से लेके अब्राहम टैंक से लेके जो अमेरिका छोड़ के भागा है अफगानिस्तान में, अपना पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट दुरंत लाइन के ऊपर कर दिया है। बड़ी भारी संख्या के अंदर पर्सनल की आर्मी पर्सनल्स की मूवमेंट, तालिबान की मूवमेंट जो है वो दुरंत लाइन की तरफ देखी गई। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अब टाइम के अंदर ये काफी बड़ा अटैक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ से होने वाला है। तो सुना आपने कर्नल नैन ने क्या कहा है, लेकिन भारत की पूरी तैयारी है दर्शकों, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से निपटे या ना निपटे, हिंद की सेना यानी इंडियन आर्मी ने कहा है सिर्फ 2 घंटे चाहिए। और ये देख रहे हैं आप तेजस, अब तेजस भी आ गया है। दिखाता हूं मैं आपको, ये आप देखिए, यही तस्वीर मैंने दिखाई थी आप, इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैसे इंडियन आर्मी सिर्फ 2 घंटे मांग रही है धुआं करने के लिए। सुनवाइए जो है बड़ी बारी कह के वेख्या छड़ने नहीं सुके बड़ा सह के वेख्या, जो है बड़ी बारी कह के वेख्या इन्ना वेख्या नहीं गुस्सा साडा वेख्या प्यार, वेख्या नहीं गुस्सा साडा वेख्या प्यार, धुआं कर दांगे वैरी दा मुल्क 2 घंटे मंजूरी सानू दे सरकार, धुआं कर दांगे वैरी दा मुल्क 2 घंटे मंजूरी वेख्या, चल जो है बड़ी बारी कह के वेख्या छड़ने नहीं सुके बड़ा सह के वेख्या, चल जो है बड़ी बारी कह के वेख्या
ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੁਲਕ 2 ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ सरकार धुआं कर देंगे 2 घंटे चाहिए और व्हाइट नाइट कॉप्स ने भी यही कह दिया। ये वीडियो संदेश सुनिए जरा पाकिस्तान को कैसे ललकारा है। जम्मू प्रांत की दुर्गम वादियों, मैदानों, पहाड़ियों और ऊंची चोटियों के समागम में जहां हर कदम एक चुनौती है, वहीं खड़ी है भारतीय सेना की शान व्हाइट नाइट कोर, एक ऐसी शक्ति जो परंपरा और तकनीक का संगम है। हर पल हर दिशा में हम तैयार हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए। जमीन हो, आसमान हो, साइबर स्पेस या इंफॉर्मेशन का मोर्चा, व्हाइट नाइट कोर हर क्षेत्र में अग्रणी है। नए युग के युद्ध में अब केवल बंदूक नहीं। देखा आपने, पूरी तरह से भारत की सेना तैयार है और आज तेजस ने पहली बार जब आसमान में उड़ान भरने के लिए आया तो वाटर सैल्यूट दिया है। फुल फ्रेम दिखाइए, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। देखा दर्शकों आप, अब मैं आपको दोनों खबर समझाऊंगा। जहां हिंद की सेना कह रही है कि हमें 2 घंटे चाहिए और भारत के पास उसकी ताकत बढ़ाने के लिए तेजस आ गया है। ये आप देखिए, और तेजस को आज वाटर सैल्यूट दिया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी हिंदुस्तान ने दुनिया को फिर से अपनी ताकत का एहसास करा दिया, दिखा दिया। स्वदेशी विमान तेजस MK1A लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान अपनी भर ली है। खास बात यह है कि इसके निर्माण में 65% उपकरण स्वदेशी हैं। तेजस MK1A उन्नत और मल्टी रोड लड़ाकू विमान है जिसे MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए बनाया गया है और तेजस को पाकिस्तान सीमा के समीप तैनात किया जा सकता है। ये फाइटर जेट बेहतर हथियार क्षमता से पूरी तरह लैस होगा और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। ये छलांग भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। साथ ही कहा, वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी कर दिया है और हिंदुस्तान के योद्धा किसी भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही बॉर्डर पर तैनात जवानों ने गाना गाया। दर्शकों, गाने के जरिए सरकार से सिर्फ 2 घंटे का वक्त मांग रहे हैं। इंडियन आर्मी का कहना है, हमें सिर्फ 2 घंटे दे दो। दुश्मन देश पाकिस्तान को धुआं करने के लिए 2 घंटे काफी हैं। यानी हिंदुस्तान की सेना पाक से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, रेडी है। और इसके लिए कैसी तैयारी है, रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे सेनापति जनरल द्विवेदी का ये कहना कि भगवान ने चाहा तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्दी ही होगा, युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर युद्ध होता है तो नेवी के हिसाब से हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हमारे पास जो करीब 30 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स में, वो सफिशिएंट है पाकिस्तान के अंदर एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। और आर्मी के हिसाब से जो हमारे पास एयर डिफेंस का सिस्टम का तालमेल है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एडी सिस्टम, वो तो अनमैच्ड है दुनिया के अंदर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योगी का दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर कौन है जो योगी आदित्यनाथ से चिढ़ रहा है? दिखाता हूं मैं आपको हुआ क्या। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो विवादों में रहती है, लेकिन एक बार फिर यहां पर विवाद गहराया है योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को लेकर। अब मैं आपको दिखाता हूं, AMU में CM योगी के पोस्टर लगे, लेकिन इस पोस्टर्स को हटाने के लिए कहा जा रहा है। सुनवाइए जरा वहां पर क्या हुआ और उस पोस्टर को हटा दिया गया। का झंडा है मेरे सर पे, जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। का झंडा है मेरे सर पे, जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत। ये बाकायदा वीडियो चलाया जा रहा है, लेकिन वीडियो के अंदर जो बातें थी हमने वो आपको सुनवाई और इधर CM योगी का पोस्टर हटाया गया तो विरोध होने लगा है, नारेबाजी की जा रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम।
कैसे नारेबाजी की जा रही है। जहाँ हुआ योगी जी का अपमान, वही करेंगे उनका सम्मान। एएमयू के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, जहाँ हुआ योगी जी का अपमान, वही करेंगे उनका सम्मान। एएमयू के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, जहाँ हुआ योगी जी का अपमान, वही करेंगे। तो कहा गया कि एएमयू में गद्दार है, लेकिन ये कहां से शुरू हुआ? इधर दिवाली मनाने की इजाजत, इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ और ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि यहां पर दिवाली नहीं मनाई जा सकती है और इसी तरह की बातें सामने आई हैं। उसके बाद विवाद गहरा गया है। विवादों का गढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है और कैंपस में लगे मुख्यमंत्री के पोस्टर का नामो निशान मिटा दिया गया। पहले होली समारोह पर आपत्ति, तो अब उसी यूनिवर्सिटी में दिवाली पर दंगल करने वाले प्रॉक्टर सिर्फ झूठी सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनके कैंपस में क्या चल रहा है उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध की चिंगारी भड़काई जा रही है और नफरती मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर पोस्टर से दिक्कत क्या है और योगी के पोस्टर लग गए तो उसमें विवाद कैसा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीएम है और यूपी में ही अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विवादों का गढ़ रहा है दर्शकों, जहां इस बार सीएम योगी के पोस्टर फाड़ दिए गए, जिसका कट्टरपंथियों ने बाकायदा वीडियो भी बनाया। दरअसल कैंपस में योगी के पोस्टर लगाए गए थे, जिसे एएमयू के कुछ छात्र विरोध करते हुए हटाने लगे और कहा कि योगी की एक भी तस्वीर कैंपस के अंदर नहीं लगनी चाहिए। वीडियो के वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। पोस्टर हटाने के विरोध में कुछ हिंदू छात्र सामने आ गए और पोस्टर हटाने के खिलाफ नारेबाजी की गई। एएमयू के गद्दारों को जूते मारो, ऐसे नारे वहां पर लगाए गए, जिसके बाद इस विवाद में बीजेपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन हैरानी इस बात की कि एएमयू प्रशासन खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने घटना से पल्ला झाड़ लिया है और वसीम ने कहा इस तरह की घटना की जानकारी है ही नहीं। लेकिन सवाल ये कि आखिर एएमयू में ये सब क्यों हो रहा है, सुनवाते हैं आपको। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने जब 2014 में यह कहा तभी से विरोध हो रहा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह विरोध क्यों हो रहा है आपको बताता हूं। एएमयू में विवाद की शुरुआत दिवाली मनाने को लेकर हुई। हिंदू छात्र कैंपस में दीपोत्सव मनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रॉक्टर वसीम ने दिवाली मनाने से इनकार कर दिया और कैंपस में 17 तारीख को होने वाले प्रोग्राम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कैंपस में दिवाली वाला कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ 18 तारीख को दीपोत्सव मनाने से मना किया गया था। साथ ही कहा 1-2 दिन बाद दिवाली आयोजित कर सकते हैं। ऐसे में एएमयू में पढ़ने वाले हिंदू छात्र फैसले से नाराज हो गए हैं। छात्रों ने कहा हमें कुलपति से कोई जवाब नहीं मिला है, होली समारोह के दौरान भी हमें अनुमति ना देकर गलती की गई थी, इसलिए लगता है कि अगर वो समझदार हैं तो फिर से गलती नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि अगर इजाजत नहीं मिली तो सैयद गेट पर, जो गेट आपको दिखा रहा हूं, इसी गेट पर दिवाली मनाई जाएगी और इसके लिए छात्र तैयार हैं। लेकिन प्रॉक्टर वसीम क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कोई मांग की कोई सी बात नहीं, कोई मांग की कोई पत्र लिखा है। उसने एक लेटर लिखा था कि साहब हम जो है उसमें एनआरसी कलम में 18 तारीख को जो दीपावली है वहां बैठ करके हम अपने दोस्तों के साथ, जो स्टूडेंट हैं एनआरसी के स्टूडेंट हैं या वो जो भी स्टूडेंट हैं,
उनके साथ जो है वहां बैठ करके होली दिवाली मनाएंगे। कहा कि 18 को हम उसको तैयार नहीं कर, सफाई नहीं पूरी तरीके से नहीं करा पाएंगे। जिस तरीके का हमारा त्योहार है उस त्योहार के सम्मान के अनुसार हम उसकी तैयारी नहीं करा पाएंगे। अब दर्शकों, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद बढ़ा तो यूपी में सियासत गर्मा गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा, जिन कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी का अपमान किया गया तत्काल कैंपस के अंदर, उन्हें उस फोटो को दोबारा लगवाया जाए। और एएमयू के लोगों से भी हम लोगों ने एक आग्रह किया है कि यदि मुख्यमंत्री के प्रति इतनी नफरत रखते हैं तो सरकार के पैसे से फंड में जो भीख के रूप में तुमको मिल रहा है, अपनी पेंशन और सारी फंड और रोटी को छोड़ करके उनका सबको त्याग करिए और कैंपस से बाहर निकलिए। देखिए, जिस प्रकार से एएमयू में जिहादी मानसिकता के छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका फोटो उतार कर उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा को प्रदर्शित किया है। हम लोगों ने आज ये डिमांड की है कि प्रशासन के द्वारा पुनः उस फोटो को उस स्ट्रीट लाइट पर लगाना चाहिए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम स्वयं एएमयू के अंदर घुस के उस तस्वीर को लगाने का काम करेंगे। 1906 से जारी मुस्लिम लीग का एजेंडा आज भी देश में जारी है। जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के तहत एएमयू ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके 20 लाख मौतें दी इस देश को, वही एएमयू आज फिर से देश बांटने को तैयार है। देखा दर्शकों, यहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं जहां यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर हैं। आज उनका विवादों से सामना हुआ। उन्होंने एक फोटो डाली और उस फोटो में लिखा कि वो अदीना मस्जिद में, लेकिन लोगों ने कहा अदीनाथ मंदिर को अदीना मस्जिद क्यों बता रहे हैं, और इसको लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। आपको पूरी खबर समझाता हूं, दिखाई। ये है वो फोटो जो यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड किया और उसमें बताया कि मैं अदीना मस्जिद में आया हूं, और इसका इतिहास भी उन्होंने बताया है। मैं वो पोस्ट क्या है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, उन्होंने दावा किया कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन इसी पोस्ट पर यूसुफ पठान को लोगों ने भी ट्रोल किया और बीजेपी ने भी सवाल पूछ लिया। दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। दावा किया गया, ये सोशल मीडिया की पूरी तरह से उनके पोस्ट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और ये दावा है कि वहां पर आदिनाथ मंदिर था और पहले से मंदिर था, और वहां पर कई सारी हिंदू भगवानों की कलाकृतियां भी मौजूद है। ये तो एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जो अदीना मस्जिद बता रहे हैं यूसुफ पठान, वो एक समय में मंदिर था और यही दावा किया गया। कुछ और तस्वीरें भी उसकी सामने आ गई कि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी थी, लेकिन आक्रांताओं ने उसे खंडित किया और फिर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि आखिर यूसुफ पठान ने जो तस्वीरें डाली उसके बाद यह विवाद कैसे बढ़ा। भारतीय पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और टीएमसी के सांसद हैं, इनके पोस्ट पर बवाल मच गया है। जो पोस्ट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यूसुफ पठान बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद पहुंचे। वहां उन्होंने कई तस्वीरें खिंचवाई और एक्स पर पोस्ट कर दी। यूसुफ ने इमारत को लेकर जो पोस्ट किया, उसी के बाद सवाल उठने लगे। आपको दिखाता हूं मैं यूसुफ पठान ने पोस्ट में क्या लिखा। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। 1377 से 1375 ईस्वी में निर्मित यह अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो इस क्षेत्र की स्थापत्य कला को, भव्यता को दर्शाती है। यह उनका पोस्ट है, लेकिन यूसुफ पठान के पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने भी इसे लेकर विवाद को तूल दिया और बताया कि यह मस्जिद नहीं, यह तो मंदिर है। कई यूजर्स ने भी सवाल उठाए, कुछ ने इसे प्राचीन मंदिर बताया। एक यूजर ने लिखा, मालदा में प्राचीन आदिनाथ हिंदू मंदिर था जिसे सुल्तान सिकंदर शाह ने तोड़कर 14वीं शताब्दी में मस्जिद बनवा दिया। आप सोचिए जरा, आप देखिए इनको। लोग परिसर के अंदर तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं, जो वहां के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप देखिए जहां भगवान गणेश की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। कुछ और लोग भी आए, उन्होंने बाकायदा हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर को पोस्ट किया, और ये वहीं की तस्वीर है। एक यूजर ने यूसुफ पठान को जवाब दिया
और कहा, यूसुफ पठान, तस्वीरों में आप सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक आदिनाथ मंदिर के परिसर में खड़े हैं, जिसे इस्लामी आक्रांताओं ने अपवित्र कर उस पर कब्जा कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर है, यानी यह मंदिर है। अब आपको इस परिसर को लेकर एक वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर दिखाई जा रही है। Deities like these trefoil arches used to be constructed to house a particular deity. Same thing you find in the Martanda Sun Temple and the Kashmiri temples. And now, as I zoom in, I want to show you something very special. You see here an apsara, a broken part of an apsara. You go down and you come across this beautiful devata. Ayudhas are broken, the face is chopped off, but you know it's a devata because there are Gandharvas with garlands on the top. देखा आपने, ये वीडियो सामने आया, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है और यूसुफ पठान निशाने पर आ गए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, आपको लेकर चलता हूं पंजाब, जहां पर एक बड़े पुलिस के अधिकारी जिनकी रैंक डीआईजी की है, सोचिए आप, डीआईजी, इतना पैसा कि लोगों ने पूछा कि भुल्लर साहब आप तो भ्रष्टाचारी निकले। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, नोटों की गड्डियों को गिनिए और जो संख्या बता रहा हूं उसे भी गिनिए। फुल फ्रेम दिखाइए, आप देखिए जरा कितना पैसा है और संख्या देखिए कितने शून्य लगे हुए हैं उसमें। गिनकर आप सोचिए, इतना पैसा एक डीआईजी रैंक के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हैं। दर्शकों, आपने जीरो गिन लिए होंगे, नहीं गिन पाए तो मैं आपको बता देता हूं। 7 करोड़ से ज्यादा की ये काली कमाई है, 7 करोड़ से ज्यादा की, और कैसे अटैची में भरे हुए हैं ये आप देखिए। दिखा रहा हूं मैं आपको, अटैची में, कहीं बैग में, जहां जगह मिली वहां पर उन्होंने नोट ही नोट रख रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ नोट नहीं, ये देखिए सोना, कैसी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और भुल्लर साहब के घर से इतना सोना बरामद किया है, किलो भर सोना, 2.5 किलो सोना। आप सोचिए जरा, एक डीआईजी रैंक के अधिकारी और उनके घर से इतना कैश और इतना सोना मिला है, जिसके चलते वो निशाने पर आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये आप देखिए दर्शकों, आपके पास 1-2 घड़ियां होंगी, लेकिन भुल्लर साहब के पास दर्जनों लग्जरी घड़ियां थी। इसे भी टीम ने बरामद कर लिया है और इनकी संख्या 22 बताई जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, भुल्लर साहब, इनका काली कमाई का घड़ा फूट चुका है और चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में देख रहे हैं आप, ये मुंह छिपा के जो जा रहे हैं, यही है भुल्लर साहब। सुनिए जरा, उस दौरान उनसे जब बात की तो उन्होंने क्या कहा। बताया जा रहा है कि 8 लाख के साथ रंगे हाथ पकड़ा आप लोगों को। पूरा इंसाफ करेगी कोर्ट के सारे पक्ष रखांगे। ठीक है पूरा इंसाफ करेगी कोर्ट के सारे पक्ष रखांगे। ठीक है पूरा इंसाफ करेगी कोर्ट के सारे पक्ष रखांगे। ठीक है पंजाब की डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की करतूतों ने वर्दी को दागदार बना दिया। सरकार की सैलरी से मन नहीं भरा तो भ्रष्टाचारी बन गया भुल्लर, काली कमाई के लिए रिश्वतखोर बन गया। इतना ही नहीं, मनमाफिक रकम नहीं मिलने पर फंसाने तक की धमकी देने लगा। नोटों की गड्डियां इकट्ठा करने में वो इतना मशगूल हो गया कि हर हद को लांघने को तैयार हो गया। उसकी इसी आदत ने उसे रिश्वत की कमाई में बने मकड़जाल में फंसा दिया। काली कमाई से ऐश करने की हसरत अधूरी रह गई। अब जेल की जिंदगी उसकी किस्मत बन गई है। अब मैं आपको पूरी खबर बताने वाला हूं कि आखिर कैसे काली कमाई का ये किंग सामने आया है। ये आप देखिए,
भुल्लर साहब के घर से 21 घंटे तक सीबीआई ने जांच पड़ताल की, रेड की। चंडीगढ़ में भुल्लर के घर से 7 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। बैग और अटैची में भुल्लर ने कैश रखा हुआ था। कैश की गिनती के लिए ये देख रहे हैं आप, ऐसी 3-3 मशीन मंगाई गई। और इतना ही नहीं, रेड में घर से 2.5 किलो सोना और ज्वेलरी मिली है। 22 लग्जरी घड़ियां और लॉकर की चाबियां भी मिली हैं। मर्सिडीज और ऑडी कार की चाबियां भी मिली हैं। पंजाब में कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। इसके अलावा 40 विदेशी शराब की बोतलें भी मिली। पिस्टल, रिवॉल्वर, एयरगन और डबल बैरल गन भी मिली है। स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से भुल्लर साहब ने रिश्वत मांगी और भुल्लर ने बिचौलिए कृष्णू के जरिए घूस की डिमांड की। इसके बाद कारोबारी ने सीबीआई से इसकी शिकायत कर दी। सीबीआई ने डीआईजी को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में भुल्लर को पकड़ा है। आपको जानकारी दे दूं, भुल्लर को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भुल्लर के बिचौलिए कृष्णू की भी गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान भुल्लर ने रूमाल से अपना मुंह ढक लिया था। भुल्लर ने कहा कोर्ट ने उसे पूरा इंसाफ मिले ऐसी उम्मीद है। पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अब जेल में पहुंच गए हैं और घूसखोर डीआईजी की रात पंजाब की बुड़ैल जेल में कटेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन भुल्लर के वकील क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 31/10 डेट है। कोर्ट ने जो सीबीआई है उसने इनकी कोई भी वो नहीं मांगी है, पुलिस कस्टडी मांगी। इसमें जी एवरी क्वेरी हैज बीन आंसर्ड, दैट्स व्हाई उन्होंने स्ट्रेट वे यही किया। अब दर्शकों, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे हो रही है, दावा किया जा रहा है कि भुल्लर को ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी और इसीलिए वो पैसों की उगाही करते थे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये उनका घर है, आलीशान बंगला है और यहीं पर बड़ी और अहम कार्रवाई की है सीबीआई की टीम ने। करोड़ों कैश बरामद किया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि भुल्लर, दावा किया जा रहा है कि सत्ता के काफी करीब था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि सत्ता के करीब वो शुरुआत में रहा। पंजाब में सरकार किसी की भी रही हो, भुल्लर की हर सरकार में चलती रही। जानकार कहते हैं कि इन्हें सत्ता के करीब रहना पसंद था। पंजाब कैडर के 2009 बैच के आईपीएस हैं और इनके पिता भी पंजाब के डीजीपी रहे हैं। भुल्लर 7 जिलों में एसएसपी रहे, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, खन्ना, जगरांव, गुरदासपुर और एसएएस नगर में एसएसपी थे। 2023 में डीआईजी पद पर प्रमोट हुए और 2024 में रोपड़ रेंज के डीआईजी बने। 2025 में पटियाला रेंज का भी प्रभार सौंपा गया, यानी 2 रेंज के फिलहाल वो प्रभारी थे और इतने ही दिनों में भुल्लर करोड़पति बन गए। 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उनके घर से करीबन 7.5 करोड़ जो कैश है उसकी बरामदगी हुई है। उसके अलावा 2.5 किलो जो सोना है वो भी बरामद हुआ है। वहीं पर 22 लग्जरी वॉचेस और बेशकीमती अगर हम लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो वो भी बरामद हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो सीबीआई है इसकी जांच कर रही है और जिस तरह से जो शिकायत की गई थी, शिकायत में एक ट्रैप है वो सीबीआई के द्वारा लगाया गया था, जिसमें उन्हें रंगे हाथों 8 लाख की रिश्वत के साथ पिछले कल गिरफ्तार किया गया था। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूं। जबरदस्त मारपीट हो गई है निजामुद्दीन स्टेशन पर। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। आपस में दावा किया जा रहा है कि कैसे जो काम करने वाले हैं, ट्रेन के अंदर कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट की। सुनवाइए जरा।
ये कर्मचारी वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑन ड्यूटी पर थे और पानी के बॉक्स रखने को लेकर मारपीट हुई। दो कर्मचारी आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन माहौल अचानक गर्मा गया। इसी दौरान एक कर्मचारी ने गुस्से में आकर कूड़ेदान को उठाकर दूसरे पर फेंक दिया। इसके बाद लात, घूंसे और थप्पड़ों की बरसात हो गई। उसके बाद पुलिस ने आकर, आरपीएफ ने आकर पूरे झड़प को शांत कराया। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों और आपको लेकर चलता हूं बिहार, जहां पर पूरा माहौल गर्मा गया है। और बिहार में क्या हो रहा है आपको आज देखना ही चाहिए, क्योंकि अब कहा जा रहा है बिहार में बीजेपी की सरकार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। बिहार में इस समय नीतीश कुमार जो सीएम चेहरा लंबे समय से हैं, उनके चेहरे पर ही सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बात की जा रही है सहयोगी भी सामने आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए। आज अमित शाह बिहार में ही मौजूद हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज नीतीश कुमार से बंद कमरे में बातचीत हुई है दर्शक। और नीतीश कुमार से मिलते तो जैसे ही मिले उसके बाद कई सारी बातें बिहार में होने लगी। अगली तस्वीर दिखाइए। और इधर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, अलग अलग जगह पर चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में आ गए हैं। भारत माता की। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, बिहार में अब पूरी तरह से तैयारी हो गई है चुनाव की। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनावी कैंपेन में बेगूसराय में नॉमिनेशन में पहुंचे। अगली तस्वीर आपको दिखाइए, ये आप देखिए, सर्बानंद सोनोवाल ये भी पहुंचे हुए हैं। यानी सारे स्टार प्रचारक इस समय मैदान में आ गए हैं और बिहार में खेला करने की तैयारी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, बीजेपी के नेता, महागठबंधन के नेता अब आखिरी समय में हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये नॉमिनेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना पर्चा भर दिया है। क्या बिहार में नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी है? क्या बिहार में अगली सरकार बीजेपी की सरकार बनने वाली है? चुनाव के पहले चरण में नॉमिनेशन के आखिरी दिन ये चर्चा गर्मा गई है, क्योंकि शाह ने बिना लाग लपेट कह दिया कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। बिहार को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने तुरंत सीएम चेहरा बताने की मांग कर डाली। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। तो सवाल ये कि क्या किसी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है? क्या एनडीए में अंदर खाने ये तय हो चुका है कि अगला सीएम बीजेपी का होगा? और ये भी कि क्या चुनाव के दौरान ही एनडीए के अगले सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है? इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। सीएम कौन होगा चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश पर सस्पेंस है। जेडीयू के बयानों से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि आखिर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जैसे ही बातचीत हुई, उसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं और आपको बता दें दर्शकों, अमित शाह ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट अकेले में बातचीत हुई है और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई यह किसी को मालूम नहीं, लेकिन सीएम नीतीश होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। क्योंकि बिहार दौरे पर अमित शाह ने कहा, मैं ये तय करने वाला नहीं हूं
कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। फिलहाल हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद सहयोगी दल नेता का चुनाव करेगा। समझ रहे हैं आप इसे? 2020 में खुद नीतीश ने कहा था कि सीएम बीजेपी का हो और उन्होंने प्रधानमंत्री से इसके लिए आग्रह भी किया था, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी से ज्यादा विधायक जीते थे। लेकिन बीजेपी ने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया, नीतीश को वरिष्ठता और सम्मान के आधार पर सीएम बनाया। लेकिन अमित शाह के इस बयान से साफ संकेत है कि अब मैदान खुला हुआ है और चुनाव के बाद एनडीए सत्ता में आई तो बीजेपी का भी सीएम हो सकता है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया है, जबकि 2020 के चुनाव में एनडीए ने उन्हें सीएम बनाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। और इस बीच अमित शाह के बयान के बाद जीतन राम मांझी एक्शन में आ गए। जीतन राम मांझी ने कहा शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में से हैं और उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए। अब सोचिए, इसे लेकर वाद विवाद भी बढ़ता नजर आ रहा है। सुनिए जरा। यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो वो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा। ये परंपरा ही है। विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव बाद उनको नेता नहीं मानेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों में कहीं ना कहीं जनता दल यू को समाहित कर लेगी और नीतीश जी के नेतृत्व को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। 2025 फिर से नीतीश, ये तो नारा जदयू को नहीं, एनडीए का नारा है जी। एनडीए जीतेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में जीतेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में जीतेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप उसको। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, बिहार में इस समय जबरदस्त पावर सेंटर बने हुए हैं भोजपुरी स्टार, और उसमें कुछ फोक सिंगर्स भी हैं, जैसे मैथिली आपको दिख रही हैं। दरभंगा से इन्होंने पर्चा भर दिया, लेकिन पर्चा भरने के बाद क्या कहा है सुनिए जरा। छठी मैया सुना आपने, मैथिली ने छठी का गाना गाया और इधर एक्ट्रेस सीमा सिंह भी आ गई हैं एलजेपीआर से चुनावी मैदान में, और ये भी भोजपुरी की बड़ी स्टार है। कई गानों में भी इन्होंने काम किया है, सुनवाइए जरा। इधर खेसारी भी चुनावी मैदान में आ गए और छपरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खेसारी ने आते ऐलान कर दिया है कि वो इस बार पूरी तरह से मैदान में आएंगे और बिहार को बदलना चाहते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में दर्शकों भोजपुरी का तड़का लग गया है और अभिनेता खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में आ गए। खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे और इससे पहले चर्चा थी कि खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पत्नी समेत
आरजेडी में शामिल होकर खेसारी ने सच से पर्दा हटा दिया। गुरुवार को खेसारी लाल अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी में शामिल हो गए, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी थमा दिया। लेकिन कल तक जो खेसारी कह रहे थे उन्हें सियासत बिल्कुल पसंद नहीं आती। चुनाव का टिकट मिलने के बाद मंझे हुए राजनेता की तरह बात करने लगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हाँ, मान गई थी लड़ने के लिए कि कागज में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई, इसलिए मुझे एट ए टाइम आना पड़ा। और मैं बस चाहता हूं कि जिस तरह तेजस्वी भैया बेरोजगारी के ऊपर और प्लान जो रोकना है, हम उसी विषय में हम ही चाहते हैं, इसीलिए हम उनके सिपाही बन के यहाँ तक आए। आरजेडी क्यों? आरजेडी क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा हूँ और मैं भी चाहता हूँ परिवार के साथ ही बड़ा हो जाऊँ। सबका डर से हुए थे फरारे, अब छपड़े लवट के आएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यही बिताएंगे। ठीक है। एक तरफ आरजेडी अभिनेताओं पर दांव लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इसमें पीछे नहीं है। पासवान ने एलजेपी से एक्ट्रेस सीमा सिंह को उतार दिया है। सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी हस्ती हैं। सीमा सिंह सारण जिले के मढ़ौरा से अपनी किस्मत आजमाएंगी और सीमा सिंह ने 300 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया। फिल्म निरहुआ रिक्शावाला में उनका गाना बेहद हिट रहा था। देखा दर्शकों आपने, यहां पर भोजपुरी का तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इधर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने से इनकार। सोचिए आप, महागठबंधन में ऐसा माहौल हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि होगा तो आगे क्या होगा। दिखाता हूं मैं आपको अगली तस्वीर। इधर देखिए आप, साइकिल से पर्चा भरने के लिए पहुंच गए मंत्री। यानी इधर पर्चे पर पर्चे भरे जा रहे हैं अलग अलग सीट पर, और उधर लालू खेमे में क्या चल रहा है दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को लालगंज से टिकट दिया है शिवानी शुक्ला को, और ये भी बाहुबली है। इसको लेकर आरजेडी पूरी तरह से अब घिर गई है। लेकिन इधर आरजेडी में दर्शकों बवाल हो रहा है, महागठबंधन में बवाल हो रहा है, और ये बवाल मुश्किल में ला सकता है पूरे महागठबंधन को। क्यों कह रहा हूं समझाता हूं। पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा दर्शकों, लेकिन महागठबंधन में भयंकर पेंच फंसा हुआ है। किसको कितनी सीट मिलनी है किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तेजस्वी समेत किसी और दल ने लिस्ट जारी नहीं की। इंडी ने मुकेश सैनी को 15 सीट पर निपटा दिया है, और इसके बाद मुकेश सैनी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब सैनी खुद कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सैनी ने कहा, चाहे जितनी सीटें मिलें, मुझे बिहार का डिप्टी सीएम बनना है, हमें राज्यसभा सांसद नहीं बनना है। गुस्से में सैनी ने राहुल को चिट्ठी लिख दी है। खबर है, लिखा है चिट्ठी में वादे के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं। मुझे दरभंगा के गौरा बोराम से पर्चा भरना था, अब मैं अपना पर्चा नहीं भरूंगा। दरअसल आरजेडी ने गौरा बोराम से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब ऐसे में वहां से मुकेश सैनी के जीतने की संभावनाएं नहीं थी। दरअसल बिहार में 9 सीटों पर इंडी पार्टी अब आमने सामने आ गई है। इनमें 5 पर कांग्रेस, आरजेडी ने दोनों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। 3 पर सीपीआई और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार भिड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, ये माहौल बना हुआ है महागठबंधन में, तो समझिए बिहार में काबा। सुनिए जरा। इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिसकी मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट होना बाकी हो गया होगा तो वो तेजस्वी जी को मालूम होगा, राहुल गांधी को मालूम होगा। दोनों की जोड़ी ने तो भी यहाँ किया था, आपके यात्रा करी थी। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। ये भ्रष्टाचारी और लुटेरों का गैंग है, इनको कहीं भी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है और जनता जान चुकी है इनके बारे में। और जनता इस बात को जानती है कि किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर ये लोग काम करते हैं देश के अंदर। जनता इनको पूरा सबक सिखाने का काम करे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है महागठबंधन में कि हम एकजुट होकर 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे।
और आज आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा खुलासा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि उनको आखिर हो क्या गया है। दिखाता हूं मैं आपको। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिला है इसलिए वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? वो फिर से वही तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खबर है कि नोबेल ना मिलने की वजह से वो नाराज हो गए। अगली तस्वीर दिखाइए। जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत हैं और उन्होंने ट्रंप सोच क्या रहे हैं, ट्रंप ये फैसले क्यों ले रहे हैं, दुनिया को बता दिया है कि ट्रंप नोबेल ना मिलने की वजह से नाराज हो गए। अगली तस्वीर दिखाइए। क्योंकि नोबेल ना मिलने की वजह से ट्रंप गुस्से में आ गए हैं। पाकिस्तान ने उनका समर्थन किया। वो चाहते थे कि भारत भी करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा दर्शकों, क्योंकि भारत जानता है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार फैसले ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट गया है दर्शकों, जो उन्होंने लंबे समय से देखा था, और ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। आखिर ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, समझिए। इसको लेकर एक अमेरिकी राजनेता ने खुलासा किया है। अमेरिका में रहम इमैनुअल ने कहा है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। ट्रंप ने शांति का नोबेल पाने के लिए सारे पैंतरे आजमाए और पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित भी किया था। ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी उन्हें जंग रोकने का क्रेडिट दें, मोदी भी उन्हें शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दें। ट्रंप ने खुद कई बार भारत पाक जंग को रोकने का दावा किया, लेकिन ट्रंप जो दावा करता है भारत ने उसे खारिज किया। मोदी ने ट्रंप को फोन पर भी साफ बोल दिया था, भारत पाक के बीच सीज़फायर में तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। इमैनुअल ने दावा किया कि इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप का परिवार पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस चला रहा है और ट्रंप अब शहबाज मुनीर से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़ रहे हैं। रहम इमैनुअल, जो जापान में अमेरिका के राजदूत भी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका की नजदीकी को एक बड़ी भूल बताया। कहा चीन से भिड़ने की कुव्वत सिर्फ हिंदुस्तान में है। अमेरिका को भारत से रिश्ते पटरी पर लाने होंगे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। सुनिए जरा फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने तो चापलूसी की हद ही पार कर दी, कह कर कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह के बाद बस आप ही एक व्यक्ति हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं, और ट्रंप साहब फूला नहीं समाया। तो काफी कहते हैं लोग ईगोटिस्टिकल आदमी है, बहुत बड़ा उनका घमंड है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी और अहम खबर दिखा रहे हैं। कल धनतेरस का त्योहार है, लेकिन सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया है। इसलिए हम कह रहे हैं सोना कितना सोना है। दिखाइए जरा तस्वीर। मार्केट में रौनक आ गई है, लेकिन सोने की कीमत क्या है देख लीजिए। आपको बता रहा हूं कितनी हो गई है सोने की कीमत दर्शक। ये जो नंबर है लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,30,000 पर सोना पहुंच गया है। आगे दिखाते हैं आपको। धनतेरस पर दावा किया जा रहा है कि और ज्यादा शॉपिंग होगी तो और ज्यादा प्राइस बढ़ सकते हैं और मार्केट में यही देखने को मिल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। लगातार बढ़ रहा है दर्शकों। कुछ लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा सोने के दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि सोना कैसे बढ़ता जा रहा है और आपको खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, सारी जानकारी आइए जरा आपको देते हैं। सोने का दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 1,30,874 रेट हो गया है सोने का। इस साल कीमत 54,712 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर को 76,162 रुपए था, लेकिन उसके बाद दाम अब और बढ़ सकते हैं कहा जा रहा है। 1.5 लाख तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है। त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ जाती है दर्शकों। धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लोग भले ही कम खरीदें, लेकिन खरीदते जरूर हैं। और मिडिल ईस्ट में उथल पुथल और ट्रेड वॉर भी एक बड़ी वजह है। दुनिया भर के बड़े बैंक डॉलर पर निर्भरता कम चाहते हैं, इसलिए वो खजाने में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। दावा किया जा रहा है ऐसा। हमेशा सर्टिफाइड गोल्ड आपको लेना है, सावधानी बरतें। महंगा है लेकिन सावधानी जरूरी है। BIS हॉलमार्क का गोल्ड आपको लेना है। हॉलमार्क से कैरेट का पता चलता है और खरीदने से पहले रेट क्रॉस चेक कर लें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। कैरेट सोने की शुद्धता की गारंटी होते हैं और सोना खरीदते वक्त वजन का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुनिए जरा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का अभी बिल्कुल सही समय है। गोल्ड में अगर अभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी अप्रिसिएशन आएगी।
गोल्ड क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है तो इसलिए घबराएं नहीं। कारण क्या है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखें तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जहां डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और सप्लाई। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, देश भर में धनतेरस की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदिर में धनतेरस पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूरा मंदिर नोटों से सजाया जाता है। वासुदेवाय धन्वन्तराय ये आप देखिए, ये नोटों से पूरी तरह से मंदिर को सजाया जाता है और यही इस मंदिर की विशेषता है। लेकिन अब आपको बताते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त कब रहेगा। 18 अक्टूबर यानी कल धनतेरस है। दोपहर 12:18 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और त्रयोदशी की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है, इसलिए शाम 7:15 से लेकर रात 8:20 तक शुभ समय है। धनतेरस में लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होती है। पूजा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे और इसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। झाड़ू बर्तन खरीदना भी शुभ माना गया है और धनतेरस की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आज का सूत्र इसी से जुड़ा हुआ है दर्शकों, आइए आपको बताते हैं। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी कहते हैं, शुभ मुहूर्त का बहुत आदर करना चाहिए, लेकिन महीनों तक किसी एक मौके की प्रतीक्षा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नए अवसर हर रोज आते हैं, हर दिन आते हैं, बस अवसरों का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। सही समय आज भी है और हर दिन आएगा। हर दिन कोई शुभ समय आता है, संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं। इसलिए हर पल सावधान और संवेदनशील रहें और अपने का और अपनों का विशेष ख्याल रखें। बहरहाल ये भारत की बात है, हमें इतना ही। बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH